नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक जो खातून ने सवाल पूछा था, एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया था। अब ये दूसरे सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। दूसरा सवाल उनका ये था कि वो खुद रेफ्यूजी स्टेटस पे यहाँ पे थी, उनको उसकी बेस पे इंडेफिनिट लीव मिली है। वो जिनसे शादी करना चाहती हैं वो पाकिस्तान में हैं, उनको जो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उनसे शादी करके उसके बाद वो उनके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं, या क्या वो ऐसा कर सकती हैं कि उनको वहाँ से बुला लें यहाँ पे अपने फियांसे वीज़ा के ऊपर। दूसरा सवाल उनका इसके साथ ही रिलेटेड ये था कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उससे उनको कोई एग्जाम्पशन मिल सकती है। मैंने ये सवाल इसलिए चूज़ किया डिटेल में जवाब देने के लिए क्योंकि अगेन बहुत सारे लोगों के सवालात इसके अंदर मेरा ख्याल है शामिल हो जाते हैं। ये याद रखिए, अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो आप, या आपको रेफ्यूजी स्टेटस पे भी इंडेफिनिट लीव मिलती है, और या आप ब्रिटिश नेशनल होते हैं, इन तीनों का अब लेवल सेम ही है अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सो आपको हम ट्रीट करते हैं एज एन इंडेफिनिट लीव होल्डर, लेकिन ये याद रखिए कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिली है। सो अभी आपको अपने नेशनलिटी मिलने में फिर भी 1 साल बाकी होगा। सो अगर आप अभी ट्रैवल करती हैं, आप वापस जाती हैं पाकिस्तान, आप जाके धूमधाम से शादी करती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं, फिर आप वापस आती हैं एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से कि अच्छा ये बताइए बीबी, आप पाकिस्तान गई, आपको तो वहाँ से खतरा था ना, तो आपने रेफ्यूजी स्टेटस लिया था उसकी बेस पे। आप कहती हैं हाँ हाँ, लेकिन अब तो मेरे पास इंडेफिनिट लीव है, अब मुझे कोई खतरा नहीं। तो वो आपको कहते हैं कि जी इंडेफिनिट लीव आपको रेफ्यूजी स्टेटस पे ही मिली है, वो हम अभी भी रिवोक कर सकते हैं, ये देखते हुए कि आपको वापस जाके अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि आप तो शादी धूमधाम से करके आएंगे वापस। सो मेरा मशवरा ये नहीं होगा कि आप इस वक्त अपने इंडेफिनिट लीव की बेस पे रेफ्यूजी स्टेटस पे जो मिला हुआ है आप उस पर वापस जाइए। सो वो तो आप निकाल दें जब तक कि ब्रिटिश नेशनलिटी आपकी नहीं हो जाती। एक दफ़ा ब्रिटिश नेशनलिटी होगी फिर आप जा सकती हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे पहले ज़रा बी केयरफुल कि आप ये चीज़ ना करें। अब आता है दूसरा सवाल, क्या आप उनको एज अ फियांसे बुला सकती हैं कि नहीं। फियांसे के तौर पे बुलाने के लिए उनको फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा, और फियांसे के तौर पे आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप आपस में मिल चुके हैं, आपकी एंगेजमेंट कब से हुई हुई है। या तो आप कहें कि जी आपके यूके आने से पहले आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, वो तब से आपके फियांसे चलते आ रहे हैं और उसका प्रूफ लगाइए, तो वो बात चल सकती है। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं हो सकता तो फिर आप वो चीज़ करते हुए ज़रा रुक जाइएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरी बात आपने जो पूछा कि जी इंग्लिश का जो जिस लेवल पे उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है वो उनसे नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है स्पाउस वीज़ा के लिए तो उनको A1 करने की ज़रूरत ही होती है, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा तो और उनके पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नंबर 1 आपकी शादी होनी ज़रूरी है। शादी करेंगे तो आप उनको स्पाउस वीज़ा पे लेकर आ सकती हैं। इंटरनेट की वो स्काइप की शादी नहीं मानी जाती। आप वहाँ पे खुद जाएंगी तो आपकी इंडेफिनिटली को खतरा होगा, तो अभी आपको उसके भी थोड़ा सा गुरेज करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और कंट्री में चली जाएं और वो भी किसी और कंट्री में आ जाएं, और वहाँ पे जाके आप दोनों शादी कर लें, और उस कंट्री के मुताबिक अगर आपकी वैलिड मैरिज है तो फिर आप उनको यहाँ पे स्पॉन्सर करके बुला सकती हैं। सॉरी, आज ज़रा कुछ गला ख़राब हुआ है, बट स्टिल आपका जो मेन पॉइंट जो आपके लिए इशू बनेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का बनेगा। बिकॉज किसी भी कैटेगरी में अगर आप उनको यहाँ पे लेकर आना चाहती हैं यूके में, तो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की वजह से मसला होगा। चौथी चीज़ ये आती है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल बन जाती हैं तो ब्रिटिश नेशनल बन के आप किसी यूरोपियन कंट्री में चली जाइए और वहाँ पे आपके हस्बैंड आपको ज्वाइन कर लें एज योर डिपेंडेंट। बिकॉज जब आप ब्रिटिश नेशनल होते हुए किसी यूरोपियन कंट्री में चली जाती हैं तो आप ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे आपके हस्बैंड को कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप रब्ता करना चाहें तो बंदा हाजिर है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, वालेकुम सलाम। I've got a few questions regarding my husband's case. He's got a human right Article 8 appeal, and which is given about 10 days. And I'd like to know what's the fair price for the launch, the price for the whole thing, including the barrister, please. Right. What else? He's only got 10 days. He's only got 10 days. I can't give you any prices or any rates or anything over here, G. This is a TV show. This is a. No, I mean, have you got the people who are already with us? We think that he might be actually asking us especially more than what I'm is. so sorry. I will not be able to advise you anything about money matters on this program. I will not do that. Anything else? Anything law related? No, that's all. Thank you very much. I'm so sorry, Ji.
सवाल इनका ये था कि अगर हमने अपील में जाना है, जो अगले 10 दिन में इनकी अपील आ रही है ह्यूमन राइट्स की, तो ये पूछ रही हैं कि उसके लिए इनको एक फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए जो अपने सोलिसिटर को पे करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका सोलिसिटर शायद उनको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और मैंने जवाब ये दिया कि जी इस प्रोग्राम में बैठ के मैं यहाँ पे पैसे डिस्कस नहीं कर सकता, जो कि एक फेयर बात है। इतना ज़रूर कहूँगा, every solicitor or every barrister will be worth whatever they think themselves. Okay, I personally think that I am more expensive than other solicitors or a lot of other barristers, but I think because our service is so good that we believe that we should be charging a little bit more. उर्दू में भी बोल देता हूँ कि मुझे शायद लोग देख के ये कहें कि जी मेरे पैसे ज़्यादा, बल्कि उस दिन किसी ने मेरे फेसबुक पे भी ये चीज़ डाली हुई थी कि जी अपने पैसे कम करें, हर चीज़ पैसे के ऊपर नहीं होती या हर चीज़ पैसे के बारे में नहीं होती। मेरा उनको जवाब ये है कि हर चीज़ पैसे के बारे में नहीं होती, लेकिन भाई पैसे के बगैर या गाड़ी में पेट्रोल डालने बगैर गाड़ी भी नहीं चलती, मुझे वो भी चीज़ करनी है। अगर मैं आपकी बहुत मेहनत करता हूँ केस के ऊपर, अगर मैं उसके ऊपर टाइम लगाता हूँ, अगर मैं आपको वो स्टैंडर्ड देता हूँ जो आपके बाकी वकील जो आप जिनके साथ आप डील करते रहे उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आते, तो मेरा ख्याल है मेरा हक बनता है कि मैं जो चाहूँ या जो मैं मांगूँ वो आप मुझे दें। अगर आप मुझे अफोर्ड कर सकते हैं या अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपका काम करूंगा। लेकिन बात वही होती है कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा अगर मैं एक सर्टन लेवल के ऊपर आके अपने फीस चार्ज करना चाहता हूँ और उनको लगता है कि कोई और बैठ के उससे 500 कम में कर देगा या 1000 कम में कर देगा तो मैं गलत हूँ अपनी जगह पे, तो वो बात सही नहीं है। हो सकता है मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूँ और जो बंदा बहुत कम आपको चार्ज कर रहा है शायद वो बेचारा कुछ जानता नहीं है या उसको कुछ पता नहीं है या पहला केस पकड़ रहा है, शायद इतने कम में कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ को देखना होता है आपको। आपके लिए मैं सिर्फ जो द आंसर टू योर क्वेश्चन आई वुड सिंपली से, बिकॉज आई एम स्टिल फीलिंग बैड दैट आई कुडंट गिव यू एन आंसर, दैट्स व्हाई आई एम स्टिल गोइंग ऑन अबाउट इट। ऑल आई वांट टू से इज दैट एवरीबडी इज डिफरेंट, every solicitor would be different, every barrister would be different. The people that you're dealing with, it all depends on the standard that they are providing you. If you see that they don't really have any overheads, that there's just a little one-person system going on, working from home, then obviously their charges should be low. But if you see that somebody's got a proper setup, they've got a great team with them, and they're working accordingly, then their charges would tend to be higher. So that's all I would say. Anyway, अगला सवाल लेते हैं। Hello. Hello. हेलो बिल्कुल जी वालेकुम। जी जनाब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, डिटेल से जवाब देते हैं, बेशक 2-3 लेते हैं लेकिन मजा आ जाता है सुनने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा ही है, हमारी एक रिलेटिव में 6 साल उनको यहाँ पे आए हुए हैं, एक बेटी है 5 साल की, हस्बैंड से वो सेपरेट है। FLRO पे केस उन्होंने डाला था लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर ट्रिब्यूनल में भी वो पेश नहीं हो सकी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो घर बैठ गई और यही उनका ख्याल है कि 7 साल की जब बच्ची होगी तो तब वो डालेंगी। लेकिन कुछ 3 हफ्ते पहले होम ऑफिस की तरफ से उनको लेटर आया है जो IS 96 मेरे ख्याल में साइनिंग पे उनको बुलाया है जी। तो अब वो ये सोच रही हूँ कि आया जाएं या ना जाएं तो उधर कहीं उनको बिठा ना लें या डिटेन न करना, या प्लीज सिर्फ ये बता दें कि जाने का क्या यानी उनको फायदा, और अगर नहीं जाए 7 साल की जब दोबारा केस डालेंगी तो तब क्या इफेक्ट होगा, और ये साइनिंग पे बुलाते क्यों, इसकी क्या रीजन है। बहुत शुक्रिया। जॉब वगैरह वो नहीं करती, उनको फ्रेंड जो है वो पैसे वगैरह देते हैं, उसके बेस पे वो चलती है। बहुत शुक्रिया सर, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल छोटे से तरीके से फौरन बता दी। मोटी बात ये है, अगर आप इंतज़ार करेंगे कि जी उनके 7 साल बच्चे के 7 साल कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम कुछ डालेंगे, उतनी देर में जिस तरह आपने राइटली कहा क्या उनको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। IS 96 जो सर्व किया जाता है या IS 151A सर्व किया जाता है वो नोटिस होते हैं। उन नोटिस का मकसद ये होता है कि वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आपको डिटेन किया जा सकता है, लायबल टू बी डिटेन्ड, आपको डिटेन किया जा सकता है क्योंकि आपका कोई और केस चल नहीं रहा, आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब आप यहाँ से वापस जाइए। उनका मकसद ये होता है। जो रिपोर्टिंग पे लगाया जाता है, रिपोर्टिंग पे लगाने का मकसद डायरेक्टली ये नहीं होता कि आपको सिर्फ बिठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्टिंग पे हर उस बंदे को लगा दिया जाता है जिसका होम ऑफिस के पास रिकॉर्ड होता है कि इसका कोई स्टेटस नहीं है और इसके सारे केस के हम पैरवी करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए और इसलिए अब इसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इसको यहाँ से निकालना है, तब वो आपको IS 96 वगैरह सर्व करते हैं।
अगर आपका कोई केस चल रहा होता है या आपकी कोई अपील चल रही होती है तो जनरली उसके अंदर आपको IS 96 सर्व नहीं किया जाता है। आई थिंक असाइलम केसेस के अंदर फिर भी किया जाता है, लेकिन बाकी हम कोई FLR एप्लीकेशन करते हैं किसी की, पहले आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो रिफ्यूज़ल के बाद हम जुडिशियल रिव्यूज़ में जाते हैं, कोई अपीलों में जाते हैं, उतनी देर सारा टाइम आपको IS 96 नहीं सर्व किया जाता। वो तब किया जाता है जब आपका स्टेटस ख़त्म हो चुका हो, आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग ना हो और उनको नज़र आ रहा हो कि इस बंदे का अब और कुछ नहीं है और ये कुछ कर नहीं रहा, तब वो आपके पीछे आते हैं। अब आपका सवाल ये है कि जी उनको जाना चाहिए कि नहीं, क्या उनको बिठा तो नहीं लेंगे। आपने बताया उनके साथ बच्ची है मुझे लगता नहीं कि अभी उसको बिठाएंगे वो, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब पावर्स उनको दे दी गई हैं। ये जो नया एक्ट 2014 का आया है उसके अंदर ये रिमूवल एक्शन और ये वो सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से अब वो अगर कुछ करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है, अगर तो वो कहती हैं नहीं जी मैंने वापस नहीं जाना, तो फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन चलाते रहिए, कुछ ना कुछ अभी फाइट करते रहिए। खाली बैठ जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज भी एक साहब आए थे कहते हैं अली जी मैं 3 साल तो तेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ऐ सुन रहे हैं कि तू कहना कि यार कोई ना कोई एप्लीकेशन पाए रखो, तो मैं अजय तक कोई नहीं डाली। मैं कहा जी 3 साल से आप सुन रहे हो और अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, तो क्यों नहीं डाली? अब मसला ये हुआ है, घर पे छापा पड़ा, वहाँ पे पुलिस वाले भी आए, इमिग्रेशन वाले भी आए, पकड़ लिया, डिटेन किया, रिपोर्टिंग पे लगा दिया, अब जाके मेरे पास आ रहे हैं कि अच्छा मैं कौन सी एप्लीकेशन डालूँ। पिछले 7-8 साल से 10 साल से बंदा यहाँ पर रह रहा है 3 साल से मुझे भी सुनता आ रहा है कि फालक बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल के रखे। बट फिर भी अभी भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी प्रोग्राम को सुन रहे होंगे जिन्होंने अभी भी कुछ नहीं डाला हुआ, वो शुक्र करके बैठे हुए हैं कि बात ठीक है जी, किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं है। लेकिन उसमें आपको क्या फ़ायदा, किस चीज़ का आप इंतज़ार करते हो? सो एनीवे आपके केस के अंदर मैं ये कहूँगा कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल दीजिए। इसका कोई पता नहीं होता कहाँ पे आपको किस चीज़ पे डिस्क्रेशन लीव मिल जाए या कहाँ पे आपको अपील का राइट मिल जाए, और या कम से कम आप सिस्टम के अंदर रहते हैं ताकि वो आपके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस तो ना शुरू करें ना। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने सिस्टम में देख लेते हैं कि अच्छा जी अब इनको हमने रिपोर्टिंग के लिए बुलाया और ये नहीं आए, जहाँ मिलें पकड़ के बिठा लो और इनको अब बेल पे हमने रिलीज़ नहीं करना या नहीं होने देना, बिकॉज इनको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया और ये हमारे पास नहीं आ रहा है। बेसिकली रिपोर्टिंग का मकसद ये है कि वो आपके ऊपर नज़र रखें और ये देखें कि जब आपको बुलाया जाता है, जब आपको कहा जाता है कि आके रिपोर्ट करो, तो आप आते हैं कि नहीं। उससे इनको ये पता चलता है कि आप इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं कि आपको डिटेन ना किया जाए। दैट्स ऑल। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको? अपना टीवी बंद कर दीजिए सर, मेरी आवाज़ नहीं आएगी वरना। हेलो। क्यों? हाँ हाँ बोलो बोलो। जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हेलो बुखारी साहब, मैं कुलविंदर नाम है बुलबुलहामटन से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ आपकी सलाह लेनी है कि आपको पूछना है कि मैं 2011 से केस लगाया था पार्टनरशिप पे। हाँ। तो फिर उन लोगों ने 13 वीक से बाद रिफ्यूज कर दिया था। उन लोगों ने बोला कि आपको 2 साल नहीं इधर हुए दोनों को रहते को, तो उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। तो आपकी कोई सलाह लेना चाहता, अभी 2-3 साल हो गए, अभी तक तो कोई उन्होंने कुछ नहीं, मतलब कोई जवाब नहीं दे रहे। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, हमारे साथ रह रही थी, तो वो मेरे साथ, उसको पूछा था कि हाँ हमारे साथ ही रहेगी, हम केस लगा लो। सब वो लगाया, उसको पूछ के लगाया था जो भी केस है ना। तो वो मेरे साथ 4-5 साल रही। तो जब केस लगाया था तो 1 साल बाद में चली गई थी। अच्छा। अभी वो लोग कोई बता नहीं रहे। अभी तो जो गर्लफ्रेंड है हमारी, वो हमारे साथ नहीं रह रही। तो मेरे को 2001 का मैं इधर यूके में भी आया था, उन लोगों को पहले भी जब मैं आया था तो उसी वक्त मैं उनको एप्लीकेशन डाली थी, मेरे को स्टे चाहिए। आप बताओ आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ से थी जिसके साथ आप 4-5 साल रहे हो? हाँ जी। जिस गर्लफ्रेंड के साथ आप 4-5 साल रहे हो वो कहाँ से थी? वो हमारे साथ ही रही थी, पर उसके जो जहाँ मैं रहता नहीं, था उसकी नेशनैलिटी क्या थी? और मेरे फ्रेंड थे, उसकी नेशनैलिटी क्या थी? घर पे रहता था, उनके ना ये सभी बिल बुल जो भी था उनके साथ ही लगाए थी। जो भी कुलविंदर जी रुक जाओ, जो मैं कह रहा हूँ मुझे पहले वो बताओ, उसकी लड़की की नेशनैलिटी क्या थी जो आपकी गर्लफ्रेंड थी? वो इधर की ब्रिटिश थी। ओके चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनो सर। सबसे पहली बात जो आप बता रहे हो कि जी आपने केस डाला, वो लड़की के साथ था, ये था, वो रिलेशनशिप के बेस पे। अब आप जहाँ पे खड़े हो,
अब आपके साथ वो तो नहीं रह रही, तो आप उस चीज़ के ऊपर अब रिलाय नहीं कर सकते, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी। जिस वजह से मैंने पूछा कि उसकी नेशनैलिटी क्या थी, अगर वो यूरोपियन नेशनल होती तो फिर मैं इस चीज़ पे आर्ग्यू कर सकता था कि अगर आप लोगों ने 5 साल इकट्ठे गुजारे, उन 5 सालों का आपके पास प्रूफ मौजूद है, उन 5 सालों के अंदर वो यहाँ पे काम कर रही थी, यानी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैं ये कह सकता था या आर्ग्यू कर सकता था कि ऑटोमेटिकली आपको उसके बेस पे वो परमानेंट रेजिडेंस मिलना चाहिए। लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि आपने बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड जो थी वो ब्रिटिश नेशनल थी। सो ब्रिटिश नेशनल के साथ आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल जितना भी रह लो, अगर स्टेटस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। सो आपके केस के अंदर सबसे बड़ी वीकनेस जो आ रही है वो ये आ रही है कि जिस बेस पे आप केस को लेकर चल रहे थे वो तो है ही नहीं। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं जहाँ पे आपको कुछ हो सकता है। 2001 के आप यहाँ पर आए हुए, 2001 के आने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 13-14 साल गुजार ली, 13 साल तो कम से कम गुजार ली आपने। अब इसका मतलब ये कि 13 साल के अंदर आपका अपनी कंट्री में क्या ताल्लुक रह गया, क्या वास्ता रह गया, क्या कॉन्टैक्ट रह गया, क्या आपकी फैमिली अभी भी है, क्या आपका घर बार अभी भी है वहाँ पे, क्या कोई ज़मीन जायदाद है, क्या कोई काम धंधा है वहाँ पे जो आप जाके संभाल सकते हो, क्या आपका रेगुलरली उनके साथ कांटेक्ट होता है, क्या आपकी उनके साथ रोज़ाना बातचीत होती है कि जी हाँ माँ मैं ठीक हाँ, तो अब्बा मैं ठीक हाँ। अगर उस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही है, इतनी देर से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है और आपका कोई उनके साथ रब्ता नहीं रहा हुआ, तो फिर आपकी एप्लीकेशन डाली जा सकती है जो ये कहती है कि जी मुझे यहाँ पे रहते हुए 13-14 साल हो गए हैं और मैं अब इतना सेटल यहाँ पर हो चुका हूँ और वहाँ से इतना उखड़ चुका हूँ कि मेरा वहाँ पे जाके और मेरा वहाँ पे सेटल होना वापस बहुत मुश्किल होगा। उस मुश्किल की बेस के ऊपर आपका यहाँ पे स्टेटस हो सकता है, लेकिन बात फिर घूम फिर के वही पर आ जाती है कि पहले एप्लीकेशन डालोगे तो कुछ बनेगा। आपके लिए जो सूटेबल एप्लीकेशन मुझे लगती है वो आपकी FLR FP की एप्लीकेशन होगी। 601 पाउंड इस पर होम ऑफिस की फ़ीस होगी, और उसके अलावा जो वकील के पास जाओगे, जो भी वकील की अपनी फ़ीस होगी वो डिफरेंट वकीलों की डिफरेंट फ़ीस होगी। तो अगेन मैं फ़ीस के ऊपर आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने इस केस के अंदर ये याद रखना कि अपना जो वकील चूज़ करो वो चूज़ करना जिसको अच्छी तरह से समझ हो इस चीज़ की कि वो आपके लिए कर क्या रहा है। सिर्फ कह के गंवाने वाली बात ना करना, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, आपके जो आपकी बात कही जाती है वो सारे आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। सो अगर आपने उसके अंदर कोई ऐसी बात कही कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी ना। सो अपनी एप्लीकेशन को सही तरह तैयार करना है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि आप कब से आए हुए हो, क्या क्या करते रहे हो, कहाँ कहाँ रहते रहे हो, किस किस के आप कौन कौन आपको जानता है, वो आपके सपोर्ट के लेटर्स लगा सकते हैं, कोई डॉक्टर के कोई लेटर्स लग सकते हैं, कहीं काम करते रहे हो वो लग सकता है, किसी पे स्लिप्स का अगर आपके पास रिकॉर्ड है वो दिखा सकते हो, लाइसेंस हो, कोई बस पास हो, कोई तस्वीरें हो, कोई बिल्स हो, कोई भी चीज़ें हों जो दिखाएं कि आप इतने साल से रह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, उसकी बेस पे जाके बात बनती है। प्लस जो आपका ये गर्लफ्रेंड के साथ 4-5 साल का रिश्ता रहा है उसके भी आपके सारे प्रूफ लगाओ, वो भी इसके अंदर डालना, क्योंकि वो भी चीज़ जो ये करते हैं कि आपकी यहाँ पे उस वक्त टाइज ज़्यादा थी और अपनी कंट्री में नहीं थी। सो अगर एक बंदा यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड के साथ 4-5 साल रह रहा है तो उसका मतलब ये हुआ ना कि उसकी यहाँ की ज़िंदगी चल रही है। अब वो नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। सो और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेन बात जो आती है वो ये कि आपको अपनी एप्लीकेशन को तैयार ऐसे करना है कि आपकी सारी ज़िंदगी उन 4-5 कागज़ों के ऊपर नज़र आनी चाहिए कि किस तरह से चलती रही है। अगर उसको वो रिफ्यूज़ करते हैं तो क्योंकि ह्यूमन राइट्स के केस है आपका, उस पर आपको अपील का राइट अब मिलना चाहिए। कोर्ट में जाते हो, अपील में जाते हो, जज के सामने जाके कोई भी चीज़ पॉसिबल होती है। मेरा आपको यही सजेशन होगा कि पूरी कोशिश करो कि किसी तरह आपको अपील का राइट मिले और आप कोर्ट में जाओ जज के सामने सही तरह तैयारी करके, और फिर कोर्ट में जाके जज को अपनी बात मनवाओ कि जी देखो मैं 13 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं कितना सेटल हो गया। अपनी अंग्रेज़ी वगैरह देखना ठीक होनी चाहिए। जज के सामने जब जाते हो आप वो चीज़ें, वो इन चीज़ों को भी देखना चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोलते हो कि नहीं, आप यहाँ के मुताबिक कितना सेटल हो चुके हो। ठीक है, ये सारा कुछ देखना है। इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए भाई तो फिर आ जाना, फिर बात करेंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने लास्ट वीक मंडे को आपको कॉल की थी और आपसे एक शादी रजिस्टर करवाने के बाद मशवरा लिया था। मेरे पास लीव टू रिमेन है और 3 महीने पहले मुझे मिली है। मेरी बच्ची है 1.5 साल की और हमने इस्लामिक शादी की थी, लेकिन सोचा था कि यहाँ पे रजिस्टर हो जाए। मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। मेरी पाकिस्तान में शादी थी 2006 में और उस शादी जो थी वो डिवोर्स थी मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आने से पहले। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन अपनी सबमिट की 2006 में,
तो वहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं शादीशुदा हूँ। इवन मेरे पास वो तलाक थी। तो जो जिसने फॉर्म फिल किया था उसने बाई मिस्टेक वो लिख दिया जी मैरिड। तो वो स्टिल चलता आ रहा था अभी तक। इवन जब मैंने यहाँ पे अपनी सबमिट करवाई थी तो मेरी रिफ्यूज भी इसी वजह से हुआ था कि मेरी शादी जो पाकिस्तान में मैंने डिक्लेयर की थी उसकी मैंने डिवोर्स या कुछ मैंने मेंशन नहीं किया। ओके फिर जब मैंने डिवोर्स पेपर उनको सबमिट करवाया। हेलो, आवाज गुम गई जी। ओहो सर, मैं आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, आपकी आवाज़ एकदम से गायब हो गई है। आपने सवाल अभी तक बोला नहीं, आप अपनी सारा अपना हिस्ट्री ही रिपीट कर रहे थे। जी हेलो, मेरा ख्याल अगले सवाल लेना पड़ेगा। सो सॉरी जी, आप मुझसे फिर ईमेल पर रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़। जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी मैं आपसे कुछ ये पूछना चाह रहा था कि मैं ये फैमिली मेंबर स्पाउस वीजे पे हूँ अभी इस टाइम, जो कि रन आउट होना है 2018 में। लेकिन उससे पहले लाइक लेट्स सपोज ये 2016 में मेरे 10 इयर्स रूल्स पूरे हो रहे हैं। तो आया लेट्स सपोज ऑब्वियसली मैंने 10 इयर्स पे जाना है, अपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आया अगर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स पे जाऊं तो मुझसे ये जब से मुझे स्पाउस वीजा मिला है इसका मुझसे पूछेंगे डॉक्यूमेंटेशन मेरी वाइफ की या कि नहीं, सिर्फ इल बी टोटली बेस्ड ऑन माय 10 इयर्स रूल्स लाइक जो कि मैंने लीगली यहाँ पे गुजारे हुए हैं। ओके, एनीथिंग एल्स जी? नहीं जी, थैंक यू, यही क्वेश्चन है मेरा। ओके, इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए कि अगेन अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। 2016 में आपके 10 साल लीगली पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, 2018 में जाके आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं EEA नेशनल के स्पाउस के तौर पे यहाँ पे रहते हुए। सो आपका सवाल ये है कि जी जब मैं 2016 में अप्लाई करता हूँ इंडेफिनिट लीव के लिए, तो क्या मुझसे पूछा जाएगा कि भाई पिछले 3 साल जो आपने गुजारे अपनी वाइफ के साथ उसका प्रूफ सारा कुछ दिखाओ ला के। अगर आप वर्क परमिट पे होते तो क्या आपसे पूछा जाता? अगर आप एंटरप्रेन्योर पे होते तो क्या आपसे पूछा जाता? क्या आप किसी और कैटेगरी में होते तो क्या पूछा जाता? ये सारी चीज़ें वो कॉमन सेंस के सवाल बनते हैं जिनका जवाब भी कॉमन सेंस का होना चाहिए कि अगर आप वर्क परमिट पे होते तो आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसी तरह से अगर बाकी कैटेगरीज को देखा जाए तो किसी भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, वो पूछते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अब आपकी जो कैटेगरी है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न बट सिंपली क्योंकि इस कैटेगरी को इतना मिसयूज़ किया जाता है कि वो अक्सर समझते हैं कि जी लोगों ने बस फ्रॉड किए होते हैं। आपकी शादीशुदी है कोई नहीं, कोई जेन्युइन चीज़ आपने नहीं की हुई, आपने बस किसी से मेल मिला के पेपर्स की खातिर एक अपना स्टेटस बनवा लिया 5 साल का। वो 5 साल का आपका स्टेटस जो चल रहा है उसमें बीवी आपके साथ रहे कोई नहीं रही है, और आप बस जब अपने सिर्फ 10 साल के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, जब 10 साल होंगे आप उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इन थियोरी इसमें कुछ गलत नहीं है। आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ अपने 10 साल के पासपोर्ट्स दिखाने होते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट दिखाना होता है, अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट आपने कुछ भी जो सबमिट किया या कोई डिग्री आपने यहाँ से की वो दिखानी होती है, और प्लस ये कि आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर होम ऑफिस की फीस साथ लगाइए, अपनी फोटोग्राफ्स लगाइए और एप्लीकेशन को भेज दें, उसके ऊपर आपका काम हो जाता है। लेकिन ये जो आपकी एक सिचुएशन बन रही है इसके अंदर क्योंकि एक शक आता है कि जेन्युइन आपकी शादी थी कि नहीं, तो आपकी एक वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर पॉइंट रेज किया जा सकता है। बट स्टिल आई वुड से आपने जब अप्लाई करना है तो आप अपने 10 ईयर्स की बेस पे ही अप्लाई कीजिए, उसमें आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो यू शुड बी एबल टू गिव इन्फॉर्मेशन। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने एप्लीकेशन कर दी, अब उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन रेज किया कि जी आपकी एप्लीकेशन बाकी सब सही है लेकिन हमें लगता है कि हमारे कुछ क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जी क्या आपकी शादी जेन्युइनली अभी भी चल रही थी, क्योंकि आपका स्टेटस आपकी शादी पर डिपेंड करता है। सो आप वो चीज़ अगर प्रूव कर सकते हैं तो आपको स्टेटस चलता रहेगा, इसका मतलब आपने लीगली 10 साल गुजार लिए यूके में। लेकिन अगर आपसे वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और आपके तोते उड़ जाते हैं कि जी ना बीवी ना कोई प्रूफ ना ये ना वो, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि फिर उनको साफ नज़र आ जाता है कि आपने उस चीज़ को सिर्फ इस्तेमाल किया। इन ऑल ऑनेस्टी मैंने अभी तक जितनी एप्लीकेशंस की हैं इस तरह की, मैंने कभी किसी में एविडेंस नहीं लगाया,
ना मुझे एविडेंस लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक क्रेडिबल एप्लीकेशन जा रही है। लेकिन अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है आपसे, तो यू शुड बी रेडी कि आप उसका आंसर दे सकें, बिकॉज अगर आप उसका आंसर नहीं देंगे तो वहाँ पे फिर आपको इशू आएगा। बिकॉज ये याद रखिए, आपको जो 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है वो 5 साल का वीज़ा नहीं होता, वो रिकग्निशन होती है कि हम इस 5 साल को एक नोशनल पीरियड को बना के लेके चल रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता। वो वीज़ा होना तब होता है जब आपको लीव टू रिमेन ग्रांट की जाती है। आपके केस में क्या हो रहा है, अगर आपके पास वो जो 5 साल का आपका लगा है वो मिला हो या ना मिला हो, अगर आपकी वाइफ ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, अगर आप जेन्युइनली इकट्ठे रह रहे हैं, अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है और आपके पास सारी चीज़ों का प्रूफ है, तो वो राइट्स ऑटोमेटिकली भी आपके चल रहे हैं, चाहे आपने वो अपना स्टिकर नहीं लगवाया हुआ या कार्ड नहीं बनवाया हुआ। समझ आई आपको बात की? इसलिए इसके अंदर एक डिफ्रेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर पूछा जा सकता है। सो माय सजेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन हियर वुड बी कि आपके पास अपना तमाम एविडेंस जमा करते रहिएगा जो आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, जो वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, टू शो दैट शी कंटिन्यूज टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन एंड यू कंटिन्यू टू बी द डिपेंडेंट स्पाउस जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिला हुआ। ऑलराइट जी, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया, माज़रत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। अपना टाइम टेबल रिपीट करता चलूँ बहुत जल्दी से। कल इंशाल्लाह ट्यूसडे को इल्फर्ट में लोगों से मुलाकात होगी कैंसल ऑफिस में, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल ऑफिस में, थर्सडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर ऑफिस में, और फ्राइडे को वापस अपने हेड ऑफिस अपने फिंचली ऑफिस में होंगे। सो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा। जो लोग पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से ईमेल्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको अब एक बेहतर एक्सपीरियंस होपफुली मिल रहा होगा, जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सेज भी ज़्यादा चल रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि अब हम अपने फेसबुक के ऊपर भी रिस्पॉन्स ज़रूर करें और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रिस्पॉन्स ज़रूर करें। सो जहाँ कहीं आपके कोई सवाल होते हैं ज़रूर दीजिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल छोटे रखिए ताकि मैं आपको छोटा सा जवाब दे सकूँ। ज़्यादा डिटेल बात करना चाहते हैं, कहीं पर भी 4 ऑफिस में से आप हमें कहीं पर भी आके ढूंढ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।